नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको कोरोना वायरस के बारे में सभी नई जानकारी देते हैं और विशेषज्ञों की राय लेकर आते हैं। नए नए वेरिएंट्स का आना कोई नई बात नहीं है वायरस के लिए, और हमने कोरोना वायरस के साथ देखा है कि नए वेरिएंट आए हैं, कभी खतरनाक रहे हैं, कभी कम खतरनाक रहे हैं। और ऐसी ही श्रृंखला में, ऐसे ही सिलसिले में एक और वेरिएंट की खबर आने लगी है, वो है IHU, और ये फ्रांस में अब तक पाया गया है। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद इसमें भी काफी सारे म्यूटेशंस हैं। इसमें 46 म्यूटेशन है और 37 डिलीशंस भी हुए हैं, यानी कि हट गई हैं कुछ बातें। तो ऐसे में एक और नए वेरिएंट का आना शायद लोगों के लिए चिंता का विषय बने, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वेरिएंट आपके लिए खतरा बढ़ाएगा। अब क्या हमारे लिए आगे जाते हुए इस दुनिया में इन वेरिएंट्स और इन वायरसेस के साथ ही जीना एक तरीका हो गया है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और इनके साथ जिएं? ये एक बड़ा सवाल बनता है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर आ गई है, और इसकी वजह शायद ओमिक्रॉन वेरिएंट ही हो जो तीसरी लहर आई है। और ये इसलिए लगता है क्योंकि हम अगर आपको एक ग्राफ दिखाते हैं, उससे ये साफ होता है कि जिस स्पीड से, जिस तेजी से तीसरी लहर के मामले बढ़े हैं, वो दूसरी लहर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। आपको यह भी बता दें कि पिछले 9 दिन में ही भारत के रोजाना आने वाले मामले यानी कि डेली केसेस 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इस ग्राफ के जरिए हम आपको अप्रैल 2021 से लेकर में आई जो दूसरी वेव थी या दूसरी लहर थी, उसके मुकाबले तीसरी लहर, इसकी अगर हम तुलना करते हैं तो यह साफ हो जाता है कि तीसरी लहर में इस बार ज्यादा संक्रामकता है। आप देख सकते हैं कि दूसरी लहर के पीक में अगर आप हर हफ्ते पे आने वाली मामलों की दर को देखते हैं, वो प्रतिशत के तौर पे दिखाई गई है, वो कहीं ज्यादा है इस बार और बहुत कम वक्त में। इसी को हम अगर करीब से देखें तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये दूसरी लहर आप देख सकते हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि मई के महीने से हम आपको आंकड़े दिखाते हुए जा रहे हैं, जनवरी 2022 यानी कि अब तक। और इसमें साफ हो जाता है, अगर हम जनवरी पिछले साल और जनवरी इस साल के बीच में देखें तो दूसरी लहर और तीसरी लहर में कितना फर्क है वो साफ हो जाता है। खैर, इस सब मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर वायरोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सिंह, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। जब भी नया वेरिएंट आता है तो चिंताएं बढ़ जाती हैं, और इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो स्पीड देख रहे हैं, जिस तरीके से वो फैल रहा है, वो बहुत तेज भी है दूसरी लहर के मुकाबले। तो अब एक नए वेरिएंट के बारे में जब खबर आ जाती है फ्रांस से, तो हालांकि अभी WHO ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन शायद लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। जी अंजलि जी, थैंक यू। ये सही बात है कि ये जो वायरस है शुरू से ही हम लोगों ने 2 साल पहले भी बताया था, जब शुरू में फर्स्ट वेव जब चल रही थी, तभी ये बात पता थी कि म्यूटेशंस इसमें होंगे, और कुछ म्यूटेंट्स जो होंगे वो बहुत विरुलेंट हो सकते हैं, हाईली इन्फेक्शियस हो सकते हैं, और कुछ जो हैं वो शायद अपने आप वाइप आउट हो जाएंगे। अभी जैसे हम सभी जानते हैं कि ओमिक्रॉन का, बिल्कुल आपने प्रीएम्बल में बिल्कुल सही कहा अपने परिचय में, कि जो केसेस बढ़ रहे हैं हम देख सकते हैं कि डेल्टा की वजह से तो नहीं है, बिकॉज डेल्टा तो पहले था और काफी नंबर ऑफ केसेस कम आ गए थे, लेकिन जिस तरह से अभी बढ़ रहे हैं, हालांकि सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है, उसमें डिले हो रहा है, लेकिन हमारा मानना यह है कि हमको अनटिल अदरवाइज प्रूव्ड, जिसको हम कहते हैं, तब तक हमको ये मान लेना चाहिए कि ये ज्यादातर या 90% जैसे अमेरिका यूके में है, ये ओमिक्रॉन की वजह से ही ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये हमको मान के चलना चाहिए। अभी मैं बात करता हूं आपकी IHU, जिसका नाम दिया गया है, जिसका फ्रेंच में उनके हॉस्पिटल का नाम है इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी। तो ये जो फ्रेंच में है, बट मैंने उसका इंग्लिश कर दी है, तो मुझे फ्रेंच नहीं आती, बट वो फ्रेंच में उस तरह से बोला गया। तो IHU इसलिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल का नाम दिया है। बट बेसिकली अंजलि जी, अगर देखें तो इनकी ट्वीट अगर देखें 9 दिसंबर को इन्होंने की थी, जो फ्रांस के जो साइंटिस्ट इन्होंने रिपोर्ट किया था, और नवंबर में ये पेशेंट आया था फ्रांस में कैमरून से।
तो अभी ऐसा लगता है कि नवंबर में जैसे ओमिक्रॉन आया तो ओमिक्रॉन ने 1 महीने में ही सारी दुनिया में डोमिनेंट हो गया 90%। लेकिन अभी इसके 12 केसेस जो शुरू में मिले थे उससे ज्यादा केसेस नहीं मिले, तो मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा पैनिक या ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं। बट हाँ, ये बात जरूर है कि नेचुरली नया म्यूटेंट आया है जिसमें पुराने दोनों 501 एंड 484 दोनों म्यूटेंट्स जो थे उनके भी असर हैं, और इसमें लगभग 46 म्यूटेशंस मिले हैं। तो ये कंसर्न हो सकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा इंडिकेशन नहीं है। जी जी डॉक्टर लहरिया, अगर हम वायरल डिजीजेस को देखें, जो बीमारियां वायरस के जरिए फैलती हैं या पनपती हैं, क्या इस तरह से इतने वेरिएंट्स का आना ये पहले भी महामारियों में हुआ है या हम कोरोना में कुछ अलग भी देख रहे हैं? याद रखने की बात यह है कि जब भी कोई वायरस सर्कुलेट करता है, जितनी ज्यादा बार सर्कुलेट करेगा, जितना अधिक सर्कुलेट करेगा, उतनी अधिक संभावना है कि उसका नया वेरिएंट आए। तो वायरस में म्यूटेशन होना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि उनका संक्रमण निम्न रफ्तार से या लोअर रेट से रहता है तो उनके म्यूटेशन में समय लगता है। लेकिन फिलहाल महामारी के दौर में है, कंप्लीटली न्यू वायरस है और अलग सारी दुनिया में वायरस तेजी से फैल रहा है, तो न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं। इसीलिए महामारी के लिए सारी समय में बात की जा रही है कि अगर हमें इसके न्यू वेरिएंट्स को रोकना है और महामारी को खत्म करना है तो हमें वायरस के सर्कुलेशन को सारी दुनिया में रोकना होगा। और खासतौर से जो IHU वेरिएंट की बात हो रही है वह यह दर्शाता है कि सिर्फ अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन या अफ्रीका में ही वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, चाहे वो फ्रांस हो जहां पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है, वहां पर भी वायरस सर्कुलेट करता रहा हाईली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में, तो उन जगहों से भी वेरिएंट आ सकते हैं। न्यू वेरिएंट दुनिया के किसी भी हिस्से से आ सकते हैं। आज यूनाइटेड स्टेट्स में वायरस सर्कुलेट हो रहा है, आज यूरोप में वायरस सर्कुलेट हो रहा है, तो वहां से वेरिएंट आ सकते हैं। तो वेरिएंट्स की रफ्तार को स्लो करने का, वेरिएंट्स कभी रुकेंगे नहीं कि वो नहीं आए, लेकिन उनका सुनिश्चित करना कि वो नए वेरिएंट में आने में समय लगे, उसके लिए जरूरी है कि हम संक्रमण को ही कम करें, और यह तभी संभव होगा। जहां तक IHU वेरिएंट की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि याद रखने की बात है कि वेरिएंट्स आते रहते हैं, लेकिन IHU वेरिएंट जिसको B1640 भी बोलते हैं, सबसे पहले सितंबर में रिपोर्ट किया गया था और इसका सब लिनिएज माना जा रहा है। हर वेरिएंट में बहुत सारे म्यूटेशन या डिलीशन होना अपने आप में खतरा नहीं होता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वो म्यूटेशंस या डिलीशंस कहां हो रहे हैं और उनका क्या इंपैक्ट होता है। साथ में हम यह भी नहीं जानते कि अगर कॉम्बिनेशन में इतने सारे म्यूटेशन होती है तो क्या इंपैक्ट होगा। तो फिलहाल इसको WHO ने वेरिएंट अंडर ऑब्जर्वेशन, सबसे लोएस्ट सब ग्रुप होता है, उसमें रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इससे अभी फिलहाल चिंता की बात है, बट इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। जी डॉक्टर सरमन सिंह, ये बड़ी बात हो जाती है कि वेरिएंट आते रहेंगे, तो अगर हम आम आदमी को समझाने की कोशिश करें तो क्या इन वेरिएंट्स का आना कभी नहीं रुकेगा, और अगर नहीं रुकेगा तो फिर आम इंसान क्या करे, क्योंकि उसका तो डर फिर बना रहता है जब भी वो ये शब्द वेरिएंट सुनता है। जी अंजलि जी, मैं इस प्रश्न का तो जवाब दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक जो आपका था उस पर शायद मैं डिस्कशन करना चाहूंगा जी कि एक बहुत बड़ी चीज जो हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि जो डेल्टा वेरिएंट आया और उसके बाद ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन ने जिस स्पीड से जो बढ़ रहा है दुनिया में, आज की डेट में अगर देखा जाए तो यूके में और अमेरिका में ऑलमोस्ट 95% तक पहुंच गया है। वेरी फ्यू केसेस डेल्टा के हैं, जो कि पहले हम जिसको बहुत इन्फेक्शियस मानते थे और था भी, और अब लेकिन ओमिक्रॉन ओवर रूल कर चुका है उसको। इससे एक चीज जो मुझे एज ए मैं साइंटिस्ट के तौर पर और एपिडेमियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि हमारे देश में भी बहुत सारे वक्ता हैं जो अपने अपने विचार रखते हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं थर्ड डोज के लिए, वैक्सीन बूस्टर के लिए। बूस्टर के विषय में बहुत सारे भ्रम हैं और बहुत सारे मुझे लगता है कि इकोनॉमिक या बिजनेस जो इशू भी आते हैं। लेकिन अगर अमेरिका का एक थॉटफुल बात की जाए, अमेरिका का अगर केस देखे जाए, वहां ज्यादातर लोगों को थर्ड वैक्सीन या बूस्टर वैक्सीन या जो भी कहें आप नाम दीजिए, वो हो चुका है। और इससे हमारी गवर्नमेंट को ये जरूर सबक लेना चाहिए और ये बिल्कुल सोच विचार के ही बूस्टर डोज के विषय में अननेसेसरी पैसा बर्बाद कहूंगा मैं जिसको, या जिस तरह से जो इकोनॉमिक जो बैलेंसिंग है वो देखने की जरूरत है। ये अमेरिका का एक बहुत ऐसा एग्जाम्पल है जो हमको बताता है कि शायद जो बूस्टर की हम बार बार प्रेशराइज जो गवर्नमेंट को या कमेटी जो कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा कामयाब शायद ना हो।
दूसरी बात, आपका जो मेन क्वेश्चन था उस पर मैं आता हूं। म्यूटेंट्स डेफिनेटली अभी जब तक ये वाइप आउट नहीं होता है, हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी नेचुरली जब डेल्टा आया था तो हम एफोर्ड नहीं कर सकते थे बिकॉज वो फैटिलिटी उसकी ज्यादा थी। ओमिक्रॉन एक ऐसा है जो हाईली इन्फेक्शियस है और प्रोबेबली जहां तक अभी तक है तो उससे फैटिलिटी बहुत कम हो रही है। तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि शायद ओमिक्रॉन के बाद जब बहुत सारे लोग लगभग 80-90% इन्फेक्ट हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, तो शायद बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडी बन जाए और माइल्ड होकर धीमे धीमे ये जो है एंडेमिक हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, कोई वायरस जो आता है खत्म नहीं होता, एंडेमिक हो जाता है, जस्ट लाइक हमारा कॉमन कोल्ड होता है, उसकी तरह से ये हो जाएगा। तो ये उम्मीद मैं कर सकता हूं। और डॉक्टर लहरिया, इसके एंडेमिक होने की उम्मीद हम कब तक कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग तो अभी सोचने लग गए हैं कि भाई ओमिक्रॉन आ गया है, ये सिर्फ एक जुकाम करेगा, तो ये थोड़े लोगों को अगर आप समझा सकें। एंडेमिक होने का मतलब हुआ कि वायरस एक लो लेवल पर सर्कुलेट होता रहेगा। वो लो लेवल हर आबादी के लिए अलग अलग होगा, यूरोपियन सेटिंग्स के लिए अलग होगा, भारत के लिए अलग होगा, क्योंकि वहां का सर्वेलेंस सिस्टम और कितने केसेस पिक करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो अगर हम 2 महीने पहले देखें तो नवंबर के आसपास काफी सारा चर्चा भारत में हो रही थी कि भारत में कोविड-19 एंडेमिक के कगार पर जा रहा है, लेकिन नए वेरिएंट के आने के बाद परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। तो जब तक जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन का संक्रमण होता है, तो संभव है कि फिलहाल अभी बड़े शहरों में ओमिक्रॉन की वजह से केसेज आ रहे हैं, उसके बाद मध्यम दर्जे के शहरों में केसेज आएंगे और संभवतः फिर ग्रामीण और जो स्मॉलर सिटीज हैं वहां पर केसेज आ सकते हैं। तो हमें अगले 2-3 महीने के लिए तैयार रहना होगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने के बाद माना जा सकता है कि अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो साल के मध्य तक वो स्थिति आ जाएगी जहां पर लोगों को गंभीर बीमारी होना कम हो जाएगी और साथ में संक्रमण की रफ्तार भी कम हो जाएगी। लेकिन हम कोई भी जो महामारी विज्ञान होता है या साइंटिस्ट होता है वो भविष्यवाणी करना पसंद नहीं करता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है इस बात की कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल में किसी समय हम एंडेमिक की स्टेज पर पहुंच सकते हैं। हम सभी यही आशा करते हैं। जी, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि लोग ध्यान रखेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रामकता को देखते हुए, आप अपने पूरे एहतियात बरतेंगे, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर अमेरिका में 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आखिर क्यों आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अमेरिका में फैलने की वजह से लगातार वहां पर आने वाले मामलों की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटे में अब उन्होंने 10 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए हैं और एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुनिया भर में ये एक दिन में सबसे ज्यादा मामले का रिकॉर्ड है। 4 दिन पहले 5,90,000 मामले सामने आए थे, लेकिन अब इतने ज्यादा मामलों के आने के बाद अमेरिका में 4 दिन में संक्रमण दुगना हो गया है और 98,000 से ज्यादा लोग इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं। क्या स्थिति है वहां पर और क्यों ये नंबर्स इतने ज्यादा हाई हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मेखला चंद्रा जुड़ गई, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, सटर हॉस्पिटल, कैलिफोर्निया से। शुक्रिया डॉक्टर मेखला हमसे बात करने के लिए। हालांकि ये नंबर जो है वो काफी चौंकाने वाला है, पर इसके पीछे सिर्फ वजह ओमिक्रॉन रहा है या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और कैलकुलेशन प्रोसेस भी रहा है? That's a really good question. Actually, ये जो हम स्पाइक देख रहे हैं, वर्टिकल स्पाइक है ओमिक्रॉन की 3rd वेव पे, जैसे कि आपका ग्राफ दिखा रहा था, एंड आफ्टर हॉलीडे वीक दिस स्पाइक वाज एक्सपेक्टेड। तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया है by 40%, ICU एडमिशंस बढ़ गया by 9%। जो हम इंक्रीज देख रहे हैं, we're also seeing an increase in children admission, क्योंकि children cases like less than 5 years काफी unvaccinated हैं still, they're only 15% of vaccination। तो जैसे कि आप देखेंगे, जो आपने मेंशन किया कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज आई वांटेड टू ब्रिंग दैट अप। जैसे आप देख रहे हैं कि स्टाफ मेंबर्स भी बहुत ज्यादा सिक हो रहे हैं, सो देयर इज लाइक ऑलमोस्ट 30% ऑफ स्टाफ मेंबर्स नॉट अवेलेबल फॉर अ हॉस्पिटल। इन्होंने नेशनल गार्ड को एक्टिवेट किया, देयर इज 1000 पीपल गोइंग फॉर मेरीलैंड में स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो चुकी है। तो ओमिक्रॉन है वो चल रहा है, बट इट्स implicating a different problem this time, which is like economic disruptions this time.
आप ये देखिए, स्कूल शुरू होने वाले थे, बच्चों के स्कूल वैक्सीन मैंडेटरी कर दी, फिर भी दिस शटिंग इट ऑफ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम होम अगेन। तो ये किड्स साइकोलॉजी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, किड्स फिजिकल फिटनेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये बिगर क्वेश्चंस हैं जो हमें इस बार एड्रेस करने ही पड़ेंगे, बिकॉज दिस वेरिएंट इज कमिंग, अनदर वेरिएंट आ रहा है, जैसे कि आपने ऑलरेडी मेंशन किया। So these are like bigger questions. We have been consulting for different firms like India में and internationally. जैसे मैं advisory board पे हूँ, तो जैसे businesses impact हो रहे हैं, इनकी longevity and productivity कैसे बढ़ानी है, ये थोड़े और questions हैं जो हमें इस बार address करने पड़ेंगे, besides obviously the medical fatality that's going on. जी बिल्कुल। और हम ये भी पढ़ रहे थे कि जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें इतना बड़ा उछाल के पीछे वजह शायद ये भी हो सकती है कि न्यू ईयर ईव पे कुछ राज्यों ने अपने नंबर रिपोर्ट नहीं किए, उसके बाद वीकेंड आ गया 2 दिन का, और फिर कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने नंबर रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि 4 लाख से सीधा 10 लाख तक जाना, तो कहीं ना कहीं बैकलॉग के नंबर्स भी जुड़ गए हैं इसमें। एग्जैक्टली तो हो क्या रहा है कि ये वायरस बहुत जल्दी से मूव भी हो रहा है। अब जैसे सुबह नेगेटिव है, शाम को पॉजिटिव है। बहुत लोगों ने इन होम टेस्टिंग करी है जो रिपोर्ट नहीं होती आपके डेटा में। तो ये सारे हिडन फैक्टर्स है, कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं जो आपके डेटा को थोड़ा स्क्यू करते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन स्पाइक आपको एक्सपेक्टेड थी आफ्टर हॉलीडे वीक, बट आई एग्री विद यू, ये सारा स्क्यूड डेटा है एंड ऑल ऑफ अ सडन ऐड हो रहा है इन चीजों में। जी डॉक्टर मेखला, ऐसे कौन से राज्य हैं, कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा असर देखा जा रहा है, जहां ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है और ज्यादा नंबर्स भी जहां से ज्यादा आ रहे हैं? जो मेरीलैंड स्टेट है, दैट इज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी स्टेट, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन रेट मोर देन 500% इन 2 weeks बढ़ गई है। सो मोर देन 500% इज अनदर लाइक सुपर एग्जांपल ऑफ वर्टिकल स्पाइक, जैसे आप देख रहे हैं। टेक्सास में देखा जा रहा है कि बच्चों के एडमिशंस बहुत बड़े हैं, एंड वैसे भी विंटर मंथ्स हैं तो उनकी RSV एंड फ्लू, ये सारी चीजें भी विंटर इलनेस में होती हैं। एक और चीज जो देखी जा रही है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग एडमिटेड फ्रॉम डिफरेंट रीजंस, हम सबको कोविड के लिए टेस्ट करते हैं, तो बहुत एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स पॉजिटिव उसमें आ रहे हैं आपकी कर्व में, तो इसलिए भी आपका डेटा थोड़ा हिल रहा है, इवन दो दे आर नॉट एडमिटेड विद एक्चुअल सिम्टम्स ऑफ कोविड। तो इन सबको ऐड करके मेनली कैलिफोर्निया, टेक्सास, मेरीलैंड, इन सब स्टेट्स में आपको स्पाइक्स दिख रही हैं। बट थैंकफुली अभी तक हमें डेथ रेट इतना फेटली नहीं दिखा है। डेथ रेट इज स्टेबल कंपेयर टू लास्ट ईयर्स डेल्टा सर्ज। बट अभी मोर ऑफ लाइक साइकोलॉजिकल एंड बिजनेस डिस्ट्रप्शंस, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस, ये भी बिगर क्वेश्चंस हैं दैट आर कमिंग इन, बिकॉज यू नो आपका हर बार वेरिएंट आता जाएगा। When will it turn from pandemic to endemic? वो question is like the key question here. बिल्कुल। ऐसे में वैक्सीनेशन की कैसी स्थिति है? क्या ये एक अच्छे तरीके से चल रहा है या बेहतर हो सकता था? वैक्सीनेशन यूएस में डेफिनेटली बेटर हो सकता था। अवेलेबिलिटी है, आपके बूस्टर शॉट्स अवेलेबल हैं। नाउ दे रिकमेंडेड कि चिल्ड्रन में भी आपको सेकंड बूस्टर शॉट दे रहे हैं अबव 15 years of age, दैट्स द लेटेस्ट रिकमेंडेशन फाइजर की। तो आई थिंक अमेरिका एंड इंडिया की प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है। अमेरिका की इट्स मोर ऑफ लाइक फ्रीडम, यू नो, ऑफ उनको करवाना है कि नहीं करवाना, नॉट दी अवेलेबिलिटी। इंडिया में अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, बूस्टर शॉट्स भी आ रहे हैं, चिल्ड्रन की जैसे वैक्सीनेशन शुरू हुई है। सो आई थिंक बोथ नेशंस आर फाइटिंग डिफरेंट बैटल्स फॉर वैक्सीनेशन। बिल्कुल। भारत में अब बूस्टर शॉट की भी बात कही जा रही है, लेकिन अमेरिका से कोई सीख है जो भारत ले सकता है? अगर जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, आई थिंक इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल इज डूइंग ग्रेट एज अ कंट्री गिवन इट्स पॉपुलेशन रेशियो। तो बट फिर भी इंडिया जैसे 3 months आपको इन एडवांस पता चल गया था देयर इज अ ओमिक्रॉन वेरिएंट फॉर एग्जांपल, थैंक्स टू आवर जीनोमिक सर्वेलेंस इतनी एडवांस हो गई है। जैसे हमें ये नया स्ट्रेन पता चल गया ऑलरेडी बिफोर जैसे अनलाइक डेल्टा था। तो इंडिया कैन डेफिनेटली लर्न इन टर्म्स ऑफ थोड़ा इसका जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीकेशन है, जैसे हम लोग कोविड बेड्स प्रिपेयर कर रहे हैं हॉस्पिटल में, पॉलिसीज कैसे बन रही हैं, यू नो लाइक कोविड इम्पैक्शन कैसे ला रहा है इकोनॉमी में, ये सारी चीजें इंडिया डेफिनेटली यूएस से सीख सकता है एंड सीख भी रहा है। एंड आई थिंक इन सम वेज इंडिया इज डूइंग बेटर देन यूएस आल्सो। बिल्कुल। और जो पैटर्न्स हमें दूसरे देशों में देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं इस मामले में भारत
भाग्यशाली रहा है कि हमें पैटर्न्स पहले दूसरे देशों में दिख जाते हैं वेरिएंट के, वायरस के, और फिर हमें पता चल जाता है कि हम इसके लिए तैयारी कैसे करें जब तक भारत वो वेरिएंट आता है। तो शुक्रिया डॉक्टर मेखला, आप हमारे साथ जुड़ी और अमेरिका की स्थिति पर आपने रोशनी डाली। तो भारत के लिए भी जरूरी हो जाता है कि ओमिक्रॉन जिस तरीके से दूसरे देशों में फैला है उसके लिए तैयारी पूरी रहे, न सिर्फ सरकार के स्तर पर बल्कि हमारे और आपके स्तर पर भी। तो अपना टीका जरूर लगवा लें, अपना सेकेंड डोज जरूर ले लें, आप अपने मास्किंग को बेहतर करें और हो सके तो बिना बात के किसी भी भीड़ वाली जगह में न जाएं। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।